हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोग को बीएससी एग्रीकल्चर 6 सेमेस्टर के एक विषय क्रॉप इम्प्रूवमेंट सेकेंड रबी क्रॉप का कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों कराने वाला हूं। और यह मैराथन क्लास होने वाला है भाई। आप लोगों को पूरा 2 मैराथन क्लास दिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि सुबह ही आप लोग का एग्जाम है, तो इसके वजह से शाम को ही वीडियो बनाना है, तो इसलिए ज़्यादा वीडियो नहीं, 2 वीडियो बनेगा और दोनों मैराथन रहेगा। तो आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा। पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ ले लीजिएगा। और भाई, इसका लाइक का टारगेट है 50, ठीक है। 50 लाइक का टारगेट है। 50 लाइक करेंगे तो भी अगला मैराथन वीडियो आएगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन। सेंटर ऑफ ऑरिजिन क्या होता है, ठीक है। सेंटर ऑफ ऑरिजिन क्या होता है, पूरा एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, या जो पेपर मैंने सॉल्व कराया है, ये जो मैं शॉर्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ, यह महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी आजमगढ़ वालों में पूछा गया क्वेश्चन है, जो कि आप लोगों के पेपर में वहाँ से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन फंसता है, आप लोगों को पता ही होगा। तो सेंटर ऑफ ऑरिजिन क्या होता है, उद्भव केंद्र क्या होता है। तो उद्भव केंद्र वह स्थान होता है जहाँ पर सबसे पहली बार किसी पौधे या वैरायटी को पाया जाता है, ठीक है। तो यह किसी पौधे या फसल की उत्पत्ति के स्थान को दर्शाता है, ठीक है, ठीक है। तो जैसे किसी स्थान का जैसे मान लीजिए मूंगफली है, ठीक है। मूंगफली का उत्पत्ति स्थान कहाँ पर, ब्राज़ील में। इसका मतलब यह है कि यही उसका उद्भव केंद्र है, यहीं पर सबसे पहले मूंगफली को देखा गया था। तो ऐसे स्थान जहाँ पर किसी पौधे या फसल की उत्पत्ति के बारे में सबसे पहले जानकारी प्राप्त हुई थी, उसी को बोला था सेंटर ऑफ ऑरिजिन। यह वह स्थान होता है जहाँ पर कोई पौधा या फसल सबसे पहले विकसित हुआ होता है, ठीक है। अगला इमास्कुलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को मैं अगले वीडियो में ए लाइन, बी लाइन, आर लाइन पढ़ाऊंगा, उसमें भी इमास्कुलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इमास्कुलेशन क्या होता है, तो यह एक प्रकार की प्रजनन तकनीक है जिसमें नर फूलों के पराग कोष जो एंथर है उसको हटा दिया जाता है, ताकि वे अपने स्वयं के पराग से परागण न कर सके, ठीक है। इमास्कुलेशन जो होता है ना, मुख्य रूप से बोले तो हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में सेल्फ पोलिनेशन को रोकने के लिए होता है, ठीक है। हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में सेल्फ पोलिनेशन को रोकने के लिए मुख्य रूप से इमास्कुलेशन का प्रयोग किया था। इमास्कुलेशन वह प्रक्रिया होती है जहाँ से पौधों के अंदर से जो उसके मेल के परागकोष होते हैं, मेल एंथर होते हैं, उनको हटा दिया जाता है, ठीक है, ताकि वे अपने स्वयं के पराग से परागण न कर सके। तो यही होता है इमास्कुलेशन। इसका उद्देश्य होता है सेल्फ पोलिनेशन को रोकना, ठीक है। सेल्फ पोलिनेशन को रोकना, हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में मदद करना, बीज की गुणवत्ता में सुधार करना, ठीक है। ये हो गया इमास्कुलेशन। समझ में आ रहा है ना इमास्कुलेशन भाई। देखिए बहुत ही आसान है। विपुंसीकरण इसको हिंदी में दे देगा, ठीक है, विपुंसन दे सकता है, ठीक है। तो इमास्कुलेशन जैसे एक पौधा है, ठीक है, इसमें क्या होता है, मेल एंथर भी होता है, फीमेल भी होता है, ठीक है। तो क्या करेगा, मेल जो होता है अपने ही पौधे, फीमेल जो होता है अपने ही पौधे के मेल से क्या करता है, परागण कर लेता है। तो इससे हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में काफ़ी दिक्कत आती है, इसलिए इमास्कुलेशन का यूज़ किया था। इमास्कुलेशन क्या होता है, इमास्कुलेशन में जो मेल होता है, मेल एंथर जो होता है, मेल का जो पराग कोष होता है, उसको हटा दिया जाता है। इस हटाने की प्रक्रिया को ही इमास्कुलेशन बोला जाता है। हटा देने से क्या होता है कि वह सेल्फ पॉलिनेशन नहीं कर पाता, स्वयं के पराग से परागण नहीं कर पाता है, ठीक है। यह सेल्फ पॉलिनेशन को रोकता है, हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में मदद करता है, बीज की गुणवत्ता में सुधार करता है। बहुत ही अच्छा एग्जाम जाने वाला है आप लोग का, बस वीडियो दोनों पूरा देख लीजिएगा। और उम्मीद करते हैं आज का भी वीडियो अच्छा लगे, जो एग्जाम अच्छा गया होगा। अगला क्वेश्चन है परागण। तो परागण क्या होता है, तो परागण जो है एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें पौधे के नर फूलों के पराग कोष से पराग मादा फूलों के पराग कोष तक पहुंचता है, ठीक है। परागण जो होता है यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, ठीक, जिसमें क्या होता है, जो नर है उस फूल का जो पराग कोष है वह मादा फूल के पराग कोष पर पहुंचता है और दोनों में परागण होता है, ठीक है। यह 2 प्रकार का होता है, एक होता है स्वपरागण, एक होता है पर परागण, ठीक है। स्वपरागण में खुद के पौधे के जो नर के पराग होते हैं, एंथर होगा उससे परागण कर लेगा, और जो पर परागण होता है दूसरे पौधे से करेगा, ठीक है। तो यह हो गया परागण। अगला हाइब्रिड वैरायटी। हाइब्रिड वैरायटी, ठीक है। तो संकर किस्म इसको बोल सकते हैं। यह वे पौधे होते हैं जो 2 अलग अलग प्रजातियों या वैरायटी के बीच परागण द्वारा उत्पन्न होता है, ठीक है। हाइब्रिड वैरायटी जो होता है वह पौधा होता है, ठीक है, या वह किस्म होता है, वह वैरायटी होता है जो 2 अलग अलग प्रजातियों या 2 अलग अलग पौधों के बीच परागण द्वारा उत्पन्न होता है, ठीक है। एक पौधा यहाँ पे, एक पौधा यहाँ पे, यह दोनों आपस में परागण करेंगे भाई। इसके अंदर मान लीजिए क्या है, ड्रॉट टॉलरेंस की क्षमता है, ठीक है। इससे क्या करेंगे, इसका परागण करेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों के अंदर वो क्षमता आ जाएगी। मतलब हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन जो होता है वो 2 पौधे के मध्य कराया गया परागण होता है, ठीक है।
जिससे पौधे में उत्कृष्ट लक्षण आ जाते हैं। अगला स्टेबिलिटी क्या होता है, ठीक है, स्थिरता क्या होता है, इंपॉर्टेंट है भाई। तो यह प्लांट की एक विशेषता है, ठीक है। स्टेबिलिटी जो है प्लांट की एक विशेषता होती है जो इसकी उत्पादकता, गुणवत्ता और अनुकूलन क्षमता को दर्शाता है। स्टेबिलिटी जो होता है प्लांट की एक विशेषता होती है जो क्या करता है, इसकी उत्पादकता, गुणवत्ता और अनुकूलन क्षमता को दर्शाता है। यह पौधे की क्षमता होती है जो कि विभिन्न परिस्थितियों में स्थिर और निरंतर प्रदर्शन करने में मदद करती है, ठीक है। विभिन्न परिस्थिति में स्थिर और निरंतर प्रदर्शन करने में मदद करती है, ठीक है। स्टेबिलिटी समझ में आया ना। सब बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। यहाँ पर देख सकते हैं नीचे दिया हुआ है 15 अक्टूबर 2024 4 बजे मैंने ये फोटो लिया है और अभी टाइम 4:22 हो गया भाई, टाइम काफ़ी हो गया यार। अगला है डायोसियस और एक होता है मोनोसियस, ठीक है। डायोसियस वह पौधा होता है जिनमें नर और मादा फूल अलग अलग पौधे पर होते हैं, ठीक है। डायोसियस वे पौधे होते हैं जिनमें नर और मादा फूल अलग अलग पौधे पर होते हैं। इन पौधों में नर फूलों में पराग कोष होते हैं जबकि मादा फूलों में पराग कोशिका होती है, पिस्टल होते हैं, ठीक है। और जो मोनोसियस होता है ना, वे ऐसे पौधे होते हैं जिनमें नर और मादा फूल एक ही पौधे पर होते हैं, ठीक है। वे पौधे जिनमें नर और मादा फूल एक ही पौधे पर होते हैं उसे मोनोसियस बोलते हैं, और वे पौधे जिनमें नर और मादा फूल अलग अलग पौधे पर होते हैं उसे डायोसियस बोलते हैं, ठीक है। और हिंदी में देखेंगे तो कन्फ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैं हिंदी में इसको नहीं लिखा हूँ। अगला है स्व अनिश्चितता, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन छोटा सा है लेकिन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। यह पौधे की प्रजनन प्रक्रिया होती है जिसमें पौधे अपने स्वयं के पराग से परागण को रोकते हैं, ठीक है। यह एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें पौधे होते हैं वह अपने स्वयं के पराग से परागण को रोकते हैं, ठीक है। इसी को बोलते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी या स्व अनिश्चितता, ठीक है। अगला आइसोलेशन डिस्टेंस। तो आइसोलेशन डिस्टेंस क्या होता है, ठीक है। तो ये जो हाइब्रिड सीड का प्रोडक्शन जब किया जाता है, जब सीड प्रोडक्शन करते हैं तो वहाँ पर आइसोलेशन डिस्टेंस का यूज़ किया जाता है ताकि बीजों की जो शुद्धता है वह बनी रहे, ठीक है। गुणवत्ता जो बीजों की है वह बनी रहे। तो बीज की शुद्धता बनाए रखने के लिए फसल की किस्मों के बीच आवश्यक न्यूनतम दूरी को ही आइसोलेशन डिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। आप लोग कमेंट बताइएगा गेहूं से गेहूं के बीच में आइसोलेशन डिस्टेंस कितना रखते हैं हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन करते समय, ठीक है। जब हाइब्रिड सीड का प्रोडक्शन किया जाता है तो गेहूं में आइसोलेशन डिस्टेंस कितना रखते हैं दूसरे गेहूं के खेत से, कमेंट में जरूर बताइएगा आप लोग। अगला है पादप पुनर्स्थापन या प्लांट इंट्रोडक्शन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जब किसी पादप किस्म को उसके पुराने भौगोलिक क्षेत्र से लाकर नए भौगोलिक क्षेत्र पर पहली बार उगाया जाता है तो ऐसे प्रक्रिया को ही प्लांट इंट्रोडक्शन या पादप पुनर्स्थापन बोला जाता है, ठीक है। इसको मैंने कई बार आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझाया है। जैसे देखिए ये क्या है आपका यूपी है, ये क्या है मध्य प्रदेश है, ठीक है। मध्य प्रदेश में गेहूँ की कोई वैरायटी है जो कि उत्तर प्रदेश में नहीं है, और इस गेहूं की वैरायटी को उत्तर प्रदेश में लाकर पहली बार उगाएंगे तो इस प्रोसेस को बोला जाता है पादप पुनर्स्थापन। यह दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पादप पुनर्स्थापन, एक होता है द्वितीयक पादप पुनर्स्थापन, ठीक है। तो जो प्राथमिक पादप पुनर्स्थापन होता है इसमें क्या होता है कि इसको लाकर यदि उसी जिस तरीके से लाएं वहाँ से उसी के अनुकूल वातावरण हमारे यूपी का भी है तो उसी तरह उसको क्या करेंगे ग्रो कर देंगे तो वह क्या हो जाएगा प्राइमरी प्लांट इंट्रोडक्शन हो जाएगा, ठीक है। प्राथमिक पादप पुनर्स्थापन हो जाएगा, और लाने के बाद उसका स्थानीय किस्म से क्रॉस कराने के बाद उसका मल्टीप्लिकेशन करके किसानों को वितरित करेंगे तो उसको बोलेंगे सेकेंडरी प्लांट इंट्रोडक्शन, ठीक है भाई। अगला है प्रोटेंडरी, क्या होता है प्रोटेंडरी, ठीक है। इसको पुम पूर्वरता बोलते हैं, ठीक है। पुम पूर्वरता, ठीक है भैया। प्रोटेंडरी बोला जाता है हिंदी में, अंग्रेजी में। तो यह एक ऐसी प्रजनन प्रक्रिया है जिसमें नर फूलों के जो पराग कोष होते हैं, जो एंथर होते हैं, वह मादा फूलों की जो पराग कोशिका होती है, पिस्टिल होती है, उससे पहले परिपक्व हो जाते हैं, ठीक है। प्रोटेंडरी एक ऐसी प्रजनन प्रक्रिया है, ठीक है, ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें नर फूल के जो पराग कोष होते हैं, एंथर होते हैं, वह मादा फूलों की जो पराग कोशिका होती है, ठीक है, पिस्टिल होती है, उससे पहले परिपक्व हो जाते हैं, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं प्रोटेंडरी। अगला है एपोमिक्सिस, ठीक है, असंगजनन इसको बोला जाता है, ठीक है। तो यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बीज का निर्माण परागण और निषेचन के बिना ही होता है, ठीक है। एपोमिक्सिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बीज का जो निर्माण है वह बिना परागण और निषेचन के ही हो जाता है। यह प्रक्रिया पौधों को अपने स्वयं की जेनेटिक सामग्री को बनाए रखने में मदद करता है, ठीक है। ये जो प्रक्रिया होता है यह पौधों को अपने स्वयं के जेनेटिक सामग्री को बनाए रखने में मदद करता है। तो एपोमिक्सिस समझ में आ गया।
अगला है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव कैरेक्टर। ठीक है, एग्जाम में आने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। मैं छोटा सा एक लाइन बता देता हूँ। देखिए जो क्वांटिटेटिव कैरेक्टर होता है ना, क्वालिटेटिव कैरेक्टर सबसे पहले देख लीजिए। जो क्वालिटेटिव कैरेक्टर होता है वह कई जीनों द्वारा कंट्रोल होता है। ठीक है, क्वालिटेटिव कैरेक्टर कई जीनों द्वारा कंट्रोल होता है, और जो क्वांटिटेटिव कैरेक्टर होता है वह एक या दो जीन द्वारा कंट्रोल होता है। ठीक है, जब कई जीन द्वारा कंट्रोल किया जाता है, ठीक है, वैरायटी का या छोड़िए उसको मैं, क्वालिटेटिव जो होता है ये कई जीन द्वारा कंट्रोल होता है, और क्वांटिटेटिव जो होता है एक या दो जीन द्वारा कंट्रोल होता है। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है। यदि आप लोग 50 लाइक करेंगे तो अगला वीडियो आएगा उसमें बताएंगे, नहीं तो भाई आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, पादप प्रजनन के लिए पौधे के आदर्श गुण बताइए। बहुत बहुत वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, पादप पूरा स्थापन के लिए पौधे का आदर्श गुण बताइए। और इसी को देखिए दे सकता है भाई, आदर्श प्रारूप अवधारणा से आप क्या समझते हैं। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय आइडियोटाइप कॉन्सेप्ट। यार फोन कहाँ पे चला गया। तो आइडियोटाइप कॉन्सेप्ट क्या होता है मैं थोड़ा समझा देता हूँ। आइडियोटाइप कॉन्सेप्ट जो होता है ये एक पौधों की प्रजनन में उपयोग किए जाने वाला जो अवधारणा होता है, जो एक आदर्श पौधे की विशेषताओं को दर्शाता है। यह अवधारणा इसमें मतलब क्या कहता है, जानकारी लिया जाता है। ठीक है, यह अवधारणा पौधे की उत्पादकता, गुणवत्ता और अनुकूलन क्षमता में सुधार करने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें पौधे की विशेषताओं की पहचान किया जाता है, पौधे की उत्पादकता, गुणवत्ता और अनुकूलन क्षमता के बारे में सुधार किया जाता है। तो इन सभी के बारे में हम लोग देखेंगे, तो चलिए देख लेते हैं भैया। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं बार बार बोल रहा हूँ, तो इसका मतलब भाई एग्जाम में आने वाला है। ऐसा नहीं कि मैं बार बार ऐसे ही बोलता हूँ, आप लोग को पता ही होगा मैं जब बोलता हूँ तो एग्जाम में आने वाला होता है, तभी मैं इतना प्रेशर देता हूँ इसको पढ़ने के लिए। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन इसका बनेगा, पादप प्रजनन की दृष्टि से पौधे के आदर्श गुण बताइए। ठीक है, या आदर्श प्रारूप अवधारणा से आप क्या समझते हैं, व्याख्या कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या बनेगा। अब मैंने ये भी बता दिया तो आप लोग समझ सकते हैं मैं कैसे बता दे रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं। पादप प्रजनन की दृष्टि से वे पौधे आदर्श होते हैं जिनका जीवन चक्र अपेक्षाकृत 3-4 महीने का होता है। ठीक है, पादप प्रजनन की दृष्टि से आदर्श पौधे वे पौधे होते हैं जिनका जीवन चक्र जो है वह छोटा होता है, विपणन योग्य उत्पाद की प्रतिदिन की दर से अधिक उपज हो, आनुवांशिक अध्ययनों के लिए अपेक्षाकृत अधिक संभावनाएं हो, प्रत्येक पीढ़ी में बीज की वृद्धि की दर अधिक हो, आनुवांशिक अनुरक्षण आसान हो। ठीक है, स्वपरागण तथा पर परागण सरल हो, तथा दोनों प्रकार से बीज का अधिक मात्रा में उत्पादन हो, खेत तथा प्रयोगशाला में अपेक्षाकृत कम क्षेत्रफल में भी पौधों की बड़ी समष्टियों पर कार्य करना संभव हो तथा उनका आर्थिक महत्व हो, ऐसे पौधे को आदर्श गुण वाला पौधा कहा जाता है। ठीक है, तो आदर्श पौधे क्या गुण होते हैं। तो प्लांट ब्रीडिंग की दृष्टि से पौधे आदर्श होते हैं जिनका जीवन चक्र 3 से 4 महीने का होता है, जो विपणन योग्य उत्पादक के प्रतिदिन की दर से अधिक उपज देते हों, आनुवांशिक अध्ययन के लिए अपेक्षाकृत अधिक संभावनाएं रहती हो, जो प्रत्येक पीढ़ी में बीज का वृद्धि दर अधिक हो, जेनेटिक मेंटेनेंस आसान हो, स्वपरागण तथा पर परागण सरल हो, तथा दोनों प्रकार के सेक्सुअल और असेक्सुअल के द्वारा बीज का अधिक मात्रा में, ठीक है, आर्थिक महत्व, ठीक हो, अधिक मात्रा में उत्पादन हो, खेत तथा प्रयोगशाला में अपेक्षाकृत कम क्षेत्रफल में पौधे की पॉपुलेशन कार्य करना संभव हो। ठीक है, जो आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हो उसे आदर्श प्लांट कहते हैं। ठीक है, तो यह था आदर्श प्लांट। तो पौधे के कुछ वांछित गुण देखेंगे। ठीक है, आदर्श प्लांट के कुछ वांछित गुण देखेंगे जो कि इस प्रकार है। पौधों में वांछित गुण निम्न प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला पॉइंट है अधिक उपज क्षमता के लिए वांछित पादप प्रारूप वाले गुण हों। ठीक है, अधिक उपज क्षमता के लिए वांछित पादप प्रारूप वाले गुण हों। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा भाई। उपयुक्त वृद्धि स्वभाव हो, पत्तियां छोटी मोटी अधिक गहरे हरे रंग वाली तथा सीधी खड़ी हुई हों, दानों का अच्छा आकार प्रकार तथा उच्च गुणवत्ता हो, कम समय में पकने की क्षमता हो, रोग तथा कीट रोधिता हो। ठीक है, सूखा आदि तूफान शीत आदि जलवायु संबंधी प्रतिकूल दशाओं के लिए आदि दशाओं के अनुरूप हों। ठीक है, फसल के पूरी तरह से पकने से पूर्व दानों के न झड़ने का गुण हो, मशीनी खेती के लिए अनुकूल हों। ठीक है, फसल उत्पादन में उच्च कोटि के रासायनिक गुण जैसे गन्ना चुकंदर में शर्करा की अधिक मात्रा, अनाज तथा दलहनों में प्रोटीन की अधिक मात्रा तथा आवश्यक इम्यूनो अम्ल जैसे लाइसिन तथा ट्रिप्टोफेन की अधिक मात्रा, तिलहनों में तेल की अधिक मात्रा आदि हो। ठीक है,
नर बंधता, नर जनन क्षमता, पुनः स्थापनकारी जीनों की उपस्थिति हो, अधिक विस्तृत क्षेत्रों में सफल उत्पादन के लिए प्रकाश तथा ताप असंवेदी जीनों की उपस्थिति हो, सिंचाई और उर्वरक के प्रति सहनशीलता हो। ठीक है, तो ऐसे पौधे, ये पौधे के क्या थे, वांछित गुण थे। ठीक है, पौधे के वांछित आदर्श पौधे के कुछ वांछित गुण थे जो उन्हें बताया, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखिएगा। अब चलिए देखते हैं कुछ फसलों में आदर्श प्रारूप पादपों के गुण। ठीक है, आदर्श पादप प्रारूपों के गुण, जिसमें पहला धान। धान का जो पौधा है, धान की जो फसल है, उसमें क्या आदर्श पादप प्रारूप होना चाहिए, तो छोटा सख्त तथा मजबूत तना होना चाहिए। ठीक है, सॉरी, धान का हम लोग को तो देखना ही नहीं है, गेहूं का देखेंगे ना, गेहूं का देखेंगे। तो सुविकसित तथा अधिक गहराई तक बढ़ने वाली मूल तंत्र हो, छोटी मोटी सकरी, सीधी खड़ी हरे रंग की पत्ती हो। मतलब मैं ऐसा बता रहा हूँ, क्या जानते हैं आप लोग, आदर्श जो पौधा रहेगा गेहूं का, उसके अंदर क्या क्या गुण होना चाहिए। ठीक है, छोटे मोटे तथा मजबूत तने हों, अधिक दौजी निकलने की क्षमता हो, एक साथ सभी दौजी निकलने की क्षमता हो, सभी पौधों में एक साथ बालियाँ निकलने का स्वभाव हो, प्रकाश अवधि में प्रति असंवेदनशीलता हो, बालियों का आकार बड़ा तथा प्रति बाली बड़े दानों की अधिक संख्या हो, रोग कीट तथा पतन रोधिता हो, अधिक उत्पादन क्षमता हो। तो ऐसे पौधे जो हैं आदर्श पौधे कहलाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग का हम कुछ का बता देते हैं, जैसे मस्टर्ड का आप देख लेते हैं। ठीक है, मेज का भी देख लीजिएगा आप लोग, मस्टर्ड का मैं बता देता हूँ जो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, पौधों का आकार बड़ा हो, पौधों का आकार बड़ा हो, कम अवधि में पकने वाला हो। ठीक है, अधिक सुव्यवस्थित तथा गठी हुई शाखाएं हों, बड़े तथा पीले रंग के बीज हों, बड़े तथा पीले रंग के बीज हों, तेल की मात्रा अधिक हो, 50% से अधिक हो। ठीक है, कीट रोधिता और रोग रोधिता हो, प्रकाश के प्रति असंवेदनशीलता हो, अधिक उत्पादन क्षमता हो। ठीक है, तो यह एक आदर्श पौधे जो होता है सरसों का, उसका गुण था जो कि मैंने बताया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा भाई। और नहीं समझ में आया होगा, समझ में तो आ गया होगा, कुछ है ही नहीं तो भाई समझ में क्या नहीं आएगा, समझ में आ गया होगा, नहीं तो कोई दिक्कत होगा तो आप लोग बताइएगा, हम बता देंगे। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, फसल पादपों के उद्गम केंद्रों से आप क्या समझते हैं। फसल पादप के जो उद्गम केंद्र हैं, सेंटर ऑफ ऑरिजिन, उससे आप क्या समझते हैं। तो फसल पादपों के उद्गम केंद्र वे भौगोलिक क्षेत्र होते हैं जहाँ से विभिन्न फसल पादपों की उत्पत्ति हुई थी। इन क्षेत्रों में जंगली पौधे की प्रजातियाँ धीरे धीरे मानव के द्वारा फसली पौधों में विकसित की गई। ठीक है, इन क्षेत्रों में जंगली पौधे की जो प्रजातियाँ हैं वह धीरे धीरे मानव के द्वारा फसली पौधों में विकसित कर दी गई। वह स्थान जहाँ पौधे का एक विशेष समूह पहली बार विकसित हुआ था उसे उद्गम केंद्र कहते हैं। ठीक है, वह स्थान, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा आप लोग, वह स्थान जहाँ पर पौधों का एक विशेष समूह पहली बार विकसित हुआ था उसे उद्गम केंद्र कहते हैं, उसे सेंटर ऑफ ऑरिजिन कहते हैं। ठीक है, उद्गम केंद्र की जो अवधारणा है, जो इसका कॉन्सेप्ट है, इसको सबसे पहले 1920 के दशक में एक रूसी वनस्पति शास्त्री निकोलाई वाविलोव, ठीक है, निकोलाई वाविलोव ने दी थी। ठीक है, उद्गम केंद्र की अवधारणा सबसे पहले सन 1920 ईस्वी के दशक में रूसी वनस्पति शास्त्री निकोलाई वाविलोव द्वारा दी गई थी। ठीक है, क्या अभी तक इतना मैंने जो बताया समझ में आया, नहीं आया, एक बार फिर देख लीजिए कि फसल पादपों के उद्गम केंद्र वे स्थान होते हैं जहां पर पौधे का एक विशेष समूह पहली बार विकसित हुआ था, उसी को उद्गम केंद्र या सेंटर ऑफ ऑरिजिन कहते हैं। यह अवधारणा सबसे पहले सन 1920 ईस्वी के दशक में रूस के एक वनस्पति विज्ञानी थे निकोलाई वाविलोव, उनके द्वारा दी गई थी। फसल पादपों के उद्गम केंद्रों का अध्ययन आनुवांशिक विविधता, पौधों की प्रजनन और कृषि इतिहास को समझने के लिए किया जाता है। ठीक है, विश्व के प्रमुख फसल पादपों के उद्गम केंद्र की बात करें तो दक्षिण पूर्व एशिया में चावल, गन्ना, केला, अदरक, हल्दी, नारियल, काली मिर्च और रबर पाया गया था। ठीक है, यह देखिए उनका उद्गम केंद्र है। मैक्सिको और मध्य अमेरिका में मक्का, सेम, टमाटर, मिर्च और आलू। दक्षिण अमेरिका में आलू, टमाटर, मिर्च, मक्का। यूरोपीय और भूमध्य सागरीय क्षेत्र में गेहूं, जौ, मटर, दाल और अंगूर। चीन में सोयाबीन, चावल, चाय और ठीक है, तो विभिन्न फसलों के क्या थे, सेंटर ऑफ ऑरिजिन थे, जो कि मैंने बताया। उम्मीद करते हैं यह भी समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। अरे सॉरी, अगला है शॉर्ट क्वेश्चन, जनन द्रव्य क्या होता है।
ठीक है। जनन द्रव्य क्या होता है, जर्मप्लाज्म क्या होता है भाई, इंपॉर्टेंट है। अच्छा मैं आप लोगों को एक बात पहले यहीं पे बता दूं भाई, देखिए आप लोगों को जो मैंने प्लांट ब्रीडिंग सॉरी क्रॉप इम्प्रूवमेंट फर्स्ट में जो भी क्वेश्चन मैंने बताया हुआ है ना, जैसे क्रॉप को छोड़कर, जैसे मैंने राइस को बताया, मूंगफली को बताया, इन सभी को छोड़कर और जो भी बताया है सब इसके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग उसको भी देख लीजिएगा जरूर। आप लोगों से रिक्वेस्ट है भाई, तभी देखिए सभी क्वेश्चन फंस पाएगा, क्योंकि टाइम बहुत कम है वीडियो बनाने का। जीन बैंक क्या, जनन द्रव्य बैंक क्या होता है, ठीक है। तो किसी फसल स्पेसीज या उनके जंगली संबंधियों में उपस्थित संपूर्ण आनुवांशिक द्रव्य के पूरे समूह को उस स्पीसीज का जनन द्रव्य कहते हैं, ठीक है। जर्मप्लाज्म क्या होता है, समझ में आया। किसी फसल स्पेसीज एवं उसके जंगली संबंधियों में उपस्थित जो संपूर्ण आनुवांशिक द्रव्य होता है उसके पूरे समूह को ही स्पीसीज का जनन द्रव्य कहा जाता है, ठीक है। और जीन बैंक क्या होता है, जीन बैंक एक प्रकार का भंडारण है जो आनुवांशिक सामग्री को संरक्षित करता है। यह बीज, पौधे, उत्तक संवर्धन आदि का संग्रह करता है, ठीक है। जब आप किसी वैरायटी को क्या करेंगे, निकालेंगे, ठीक, कोई वैरायटी विकसित करेंगे ना, तो उसके जो जर्मप्लाज्म है इसको जीन बैंक में संरक्षित करके रखा जाएगा। आप कभी भी चाहें तो उससे आप जाके ले सकते हैं और उससे नया पौधा तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो जनन द्रव्य जो होता है किसी पौधे का एक छोटा सा पार्ट होता है बोल सकते हैं, ठीक है, जो उसके आनुवांशिक द्रव्य द्वारा बना हुआ होता है, जनन द्रव्य इसलिए उसको बोलते हैं। अगला संकरोज, हेट्रोसिस। जब दो भिन्न भिन्न जातियों का संकरण कराने से अधिक ओजपूर्ण संकर उत्पन्न होती है, अधिक ओजपूर्ण संकर उत्पन्न होती है तो उसे संकरोज कहते हैं। कह सकते हैं जब F1 अपने जनक से ज़्यादा उत्कृष्ट होता है तो उसे हेट्रोसिस कहते हैं, ठीक है। जब दो वैरायटी में क्रॉस कराया जाता है, ठीक है, दो वैरायटी में क्रॉस कराया जाता है, उसके जो पेरेंट होते हैं इन दोनों से, जो जैसे मान लीजिए एक गेहूं का वैरायटी एक ए है, एक है बी, इन दोनों को बीच क्रॉस कराया गया तो एक वैरायटी प्राप्त हुई सी। इसका उत्पादन क्या होता था, 20-30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। इसका उत्पादन कितना होता था, 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, ठीक है। इन दोनों को आपस क्रॉस करा दिया गया तो इसका जो उत्पादन वो 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो गया। एग्जाम्पल दे रहा हूँ भाई, अब ये मत समझिएगा कि साला हेक्टेयर में सॉरी हेक्टेयर में बात कर रहा है किलोग्राम का, ठीक है। तो इसका उत्पादन जो होगा 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होगा। तो यहाँ पर देखिए जो पेरेंट है यहाँ पर इनसे ज़्यादा जब ये जो F1 प्राप्त हो यहाँ पर इस अपने पेरेंट से ज़्यादा उत्कृष्ट यही है, उनसे ज़्यादा उत्पादन यही दे रहा है, तो इसी प्रोसेस को हेट्रोसिस बोला जाता है, ठीक है। जब F1 अपने जनक से ज़्यादा उत्कृष्ट होता है तो उसे हेट्रोसिस बोलते हैं। अगला नरबंधता या मेल स्टेरिलिटी क्या होता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में बहुत काम आने वाला है, ठीक है। तो हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन जब किया था तो वहाँ पे इमेस्कुलेशन किया था, या इमेस्कुलेशन के जगह पे हेट्रोसिस सॉरी मेल स्टेरिलिटी का यूज किया था, ठीक है। इमास्कुलेशन जब किया था ना तो वहाँ पर यदि कुछ थोड़ा सा भी अंतर बच जाएगा तो वह क्या करेगा, प्लांट को पॉलिनेट कर देगा। इसीलिए हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा मेल स्टेरिलिटी का यूज किया जाता है। तो देखते हैं मेल स्टेरिलिटी क्या होता है। तो जब किसी पौधे के परागकण, ठीक है, कोई प्लांट, ठीक है, प्लांट है, इसमें जो इसका मेल है वह क्या रहेगा, इनएक्टिव रहेगा, और जो फीमेल है वह एक्टिव रहेगी, ठीक है। फीमेल एक्टिव रहेगा और मेल इनएक्टिव रहेगा, इसी को बोलते हैं क्या, मेल स्टेरिलिटी, ठीक है। तो जब किसी पौधे के परागकण निर्जीव और निष्क्रिय होते हैं तथा मादा युग्मक सजीव और सक्रिय होते हैं तो इसी प्रक्रिया को नरबंधता या मेल स्टेरिलिटी कहते हैं। नरबंधता 3 प्रकार का होता है, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी, जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, ठीक है। तो कोशिका द्रव्य आनुवांशिक नरबंधता को देख लेते हैं, साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी को। जब केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य दोनों के द्वारा नरबंधता का नियंत्रण होता है, ठीक है। जब केंद्रक के द्वारा, न्यूक्लियस के द्वारा और जो साइटोप्लाज्म है वो दोनों के द्वारा मेल स्टेरिलिटी का कंट्रोल होता है तो उसको साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी कहते हैं, CGMS इसको शॉर्ट में बोला जाता है। और जब कोशिका द्रव्य के द्वारा, साइटोप्लाज्म के द्वारा नरबंधता का नियंत्रण होता है, मेल स्टेरिलिटी का कंट्रोल होता है, उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी। और जब जीन के द्वारा, ठीक है, जब केंद्र में उपस्थित अप्रभावी जीन के द्वारा मेल स्टेरिलिटी का कंट्रोल होता है तो उसको बोलते हैं जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आगे देख लेते हैं भाई, द्वितीयक जीन पूल क्या है, ठीक है। सबसे पहले जानेंगे जीन पूल क्या है। थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूँ भैया। तो जीन पूल क्या होता है, जीन पूल एक निश्चित समय में विशेष प्रजाति की आबादी में विभिन्न जीनों का संग्रह होता है, ठीक है। जीन पूल एक निश्चित समय में विशेष प्रजाति की आबादी में विभिन्न जीनों का संग्रह होता है, ठीक है। जब विशेष प्रजाति की आबादी में विभिन्न जीनों का संग्रह किया जाता है एक निश्चित अवधि में तो उसको बोला था जीन पूल। द्वितीय जीन पूल क्या आता है, तो इस जीन पूल में वे प्रजातियाँ शामिल होती हैं जो समान नहीं होती, ठीक है।
लेकिन एक विशेष प्राथमिक जीन पूल से अधिक निकटता से संबंधित होती हैं। ठीक है, ज़्यादा मत पढ़िएगा इसको, थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा लेकिन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। डोमेस्टिकेशन क्या होता है? ग्रामीण मतलब पालतू बोल सकते हैं इसको। ठीक है, पालतू बनाना। तो किसी पादप जाति को उसके जंगली वातावरण से निकाल कर ग्रामीण वातावरण में मानव की देखरेख में उगाने की प्रक्रिया को ही डोमेस्टिकेशन बोला जाता है। ठीक है, किसी पादप जाति को उसके जंगली वातावरण से निकालकर ग्रामीण वातावरण में मानव की देखरेख में उगाने की प्रक्रिया को ही डोमेस्टिकेशन बोला जाता है। आगे देखेंगे एक्लीमेटाइजेशन या अनुकूलन। तो जब पूरा स्थापित किस्मों को कई पीढ़ियों तक बार बार नए वातावरण में उगाया जाता है तो उसके निष्पादन में वृद्धि हो जाती है। इस प्रक्रिया को एक्लीमेटाइजेशन या अनुकूलन कहते हैं। ठीक है, तो यह हो गया आप लोगों का अनुकूलन। आगे देखेंगे कुछ फुल फॉर्म, जिसमें पहला CIMMYT, इसका पूरा नाम होता है इंटरनेशनल मेज एंड व्हीट इम्प्रूवमेंट सेंटर। ठीक है, इंटरनेशनल मेज एंड व्हीट इम्प्रूवमेंट सेंटर जो कि मैक्सिको में है। अगला IRRI, इसका पूरा नाम इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि फिलीपींस में है। अगला NIPGR, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जीनोम रिसोर्सेज। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जीनोम रिसोर्सेज। और अगला ICRISAT, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स। अगला CIP। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन पोटैटो सेंटर। ठीक है, अगला है मल्टीलाइन वैरायटी क्या है, बहुवंशक्रम प्रभेद क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो पौधे की ऐसी जनसंख्या जो कृषिगत लक्षणों में समान हो परंतु रोग रोधी जीन्स में विषम युग्मजी हो। ठीक है, हेट्रोजीनियस हो, बहुक्रम किस्म कराती। ठीक है, पौधों की ऐसी जनसंख्या या ऐसी आबादी जो कृषिगत लक्षणों में तो समान हो परंतु रोग रोधी जीन्स में विषम युग्मजी हो, उसे बहुवंशक्रम किस्म कहा जाता है। या एक से अधिक ऐसे बहुवंशक्रम जो लक्षण प्रारूप में समान हो, जीन प्रारूप में भी समान हो परंतु उसमें से प्रत्येक में किसी महत्वपूर्ण रोग की रोधिता के लिए एक भिन्न जीन उपस्थित हो तो उसे मल्टीलाइन कहते हैं। ठीक है, मल्टीलाइन क्या होता है भैया? मल्टीलाइन एक से अधिक ऐसे वंशक्रम होते हैं जो कि लक्षण प्रारूप में समान होते हैं, देखने में समान लगेंगे, जीन भी उनका जीन प्रारूप भी समान रहेगा, जीन भी देखने में समान रहेगा परंतु उनमें से जो प्रत्येक वंशक्रम रहेगा, ठीक है, उनमें किसी एक रोग के प्रति रोधिता रहेगी। ठीक है, तो इनमें से प्रत्येक पौधे में किसी महत्वपूर्ण रोग के रोधिता के लिए एक भिन्न जीन उपस्थित होता है, उसी को मल्टीलाइन कहते हैं। मल्टीलाइन वैरायटी क्या होता है? तो एक से अधिक बहुवंश क्रमों के बीजों को एक साथ मिश्रित करने पर बने किस्म को मल्टीलाइन वैरायटी कहते हैं। ठीक है, एक से अधिक बहुवंश क्रम के बीजों को जब एक साथ मिश्रित कर दिया जाता है तो इस प्रकार से बने जो किस्म तो इसको मल्टीलाइन वैरायटी कहा जाता है। मल्टीलाइन वैरायटी जैसे ML केवस 11 जो मल्टीलाइन वैरायटी गेहूँ की, KML जो है ये भी है, KSML ये भी है। ठीक है, ये सब मल्टीलाइन वैरायटी गेहूँ की। ठीक है, स्वपरागित फसलों में लंबे समय तक रोग पर नियंत्रण रखने के लिए बहुवंश क्रम विधि प्रथम बार जॉनसन ने 1952 में जई तथा बोरलॉग ने 1958 में गेहूं में प्रयोग किया था। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप जो है उनको लंबे समय तक रोग पर कंट्रोल रखने के लिए उनमें बहुवंश क्रम विधि जो है मल्टीलाइन वैरायटी है, जो मल्टीलाइन मेथड जो है इसका सबसे पहले प्रयोग जॉनसन ने 1952 में और बोरलॉग ने 1958 में गेहूं में किया था। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? मार्शल ने 1977 में इसके 3 उद्देश्य बताए। पहला उपज को बढ़ाना, दूसरा स्टेबिलिटी को बढ़ाना, तीसरा कीट तथा रोग जनकों से फसलों को होने वाली जो हानि है उसको कम करना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जैसे मान लीजिए एक A लाइन है, एक B लाइन है, एक C लाइन है। A लाइन का जीन X है, B लाइन का जीन जो है Y है, C लाइन का जीन जो है Z है। ठीक है, यह जो X लाइन है यह जो जीन यह रस्ट रेजिस्टेंस मतलब इस जीन में यह जो प्लांट है इसमें रस्ट रोग नहीं लगेगा, Y में स्पॉट नहीं लगेगा और Z में लीफ स्पॉट नहीं लगेगा। तो यहाँ पर तीनों जीन जो है, तीनों लाइन जो है किसी एक रोग के प्रति प्रतिरोधिता रखते हैं। तो ऐसे प्रोसेस को, ऐसी लाइन को ही मल्टी लाइन कहते हैं, ऐसी लाइन को मल्टी लाइन कहते हैं। और जब इन तीनों को आपस में मिला दिया जाएगा तो उनसे बना जो वैरायटी होगा उसी को मल्टी लाइन वैरायटी बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्रॉप इंप्रूवमेंट में पादप प्रजनन का क्या उद्देश्य है? ठीक है, क्रॉप इंप्रूवमेंट में पादप प्रजनन का क्या उद्देश्य है? ठीक है, फसल उन्नयन पादप प्रजनन का उद्देश्य पूछा है। तो पादप प्रजनन का मुख्य उद्देश्य पौधों में अस्थायी आनुवंशिक परिवर्तन लाना है। इसका मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है जिसके बारे में हम लोग देखेंगे। जिसमें पहला अधिक उपज, तो अनाज, फाइबर, तेल आदि की फसलों में अधिक उपज प्राप्त करना ही उसका मुख्य उद्देश्य है क्रॉप इंप्रूवमेंट का।
अगला इम्प्रूव्ड क्वालिटी, तो फसलों की गुणवत्ता को उच्च बनाना, क्योंकि यदि उत्पादन अधिक होकर भी क्या करेगा, यदि उसकी गुणवत्ता अच्छी नहीं रहेगी तो, यदि गुणवत्ता अच्छी नहीं रहेगी तो उसका पैसा भी कम मिलेगा, इसलिए उपज के साथ साथ क्वालिटी को भी इम्प्रूव करना पड़ेगा। इस उद्देश्य से प्रजनन किया जाता है। अगला रेजिस्टेंस फॉर अबायोटिक फैक्टर, जो अजैविक कारक हैं ऐसी किस्मों को विकसित करना जो कि असामान्य वातावरण में भी कम प्रभावित हो, जो कि सूखा, ठंडा, बाढ़, अम्लता, क्षारीयता इन सभी के प्रति प्रतिरोधक क्षमता रखता हो, या ऐसी वैरायटी विकसित करना जो कि इन सभी क्षेत्रों में भी उगाया जा सके। अगला डिजीज और पेस्ट रेजिस्टेंस, ऐसी वैरायटी विकसित करना जो कि डिजीज और रोग जो इंसेक्ट है उनके प्रति प्रतिरोधक क्षमता रखता हो, जल्दी पकने वाली किस्मों का विकास करना, ठीक है, इन सभी उद्देश्य से प्रजनन किया जाता है। अगला वैरायटी फॉर ऑल सीजन, ऐसी वैरायटी विकसित करना जो कि सभी मौसमों में उगाई जा सके। अगला सिंक्रोनियस ग्रोथ, ऐसी फसलों को विकसित करना जो एक साथ पकती हो, ठीक है, ऐसी फसल को विकसित करना जो कि एक साथ पकती हो। तो यह इस उद्देश्य से हम लोग क्या करते हैं, क्रॉप इंप्रूवमेंट, पादप प्रजनन जो है इसी उद्देश्य से करते हैं, ठीक है। पादप प्रजनन का यही उद्देश्य क्रॉप इंप्रूवमेंट में। आगे देखते हैं भारतीय गन्ने के नोबलीकरण के बारे में बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट भाई भारतीय गन्ने का नोबलीकरण। तो चलिए देख लेते हैं भारतीय गन्ने का नोबलाइजेशन ऑफ केन। तो भारतीय गन्ने का नोबलीकरण पादप प्रजनन की एक महान उपलब्धि है। गन्ना प्रजनन केंद्र कोयम्बटूर पर भारतीय गन्ने सैकरम बारबेरी के क्रॉस उष्णकटिबंधीय गन्ने सैकरम ऑफिसिनेरम से कराकर भारतीय गन्ने में सुधार किया गया था, ठीक है। भारतीय गन्ना जो था बहुत ही अधिक कठोर, बहुत कम उपज और बहुत कम रस वाला होता था, जबकि उष्णकटिबंधीय गन्ना जो है वह अधिक कोमल, अधिक उपज, अधिक रस व कम रेशे वाला होता है, जिसका तना मोटा व छिलका मुलायम होता था। परंतु उष्णकटिबंधीय गन्ना जो था यह उत्तर भारतीय जलवायु में कम उपज देता था, इसलिए उष्णकटिबंधीय गन्ने के उत्तम लक्षणों को भारतीय गन्ने में स्थानांतरित करने के लिए इन दोनों के मध्य क्रॉस करा दिया गया, और क्रॉस कराने की इसी प्रक्रिया को नोबलीकरण बोला जाता है, ठीक है, भारतीय गन्ने का नोबलीकरण बोला जाता है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया। आगे देखते हैं गन्ने के प्रजनन का उद्देश्य बताइए, ठीक है। तो गन्ने के प्रजनन का उद्देश्य भाई अधिक उपज, ठीक है, तो तने की लंबाई व मोटाई अधिक हो, प्रति पौधा पिराई योग्य गन्ने की संख्या अधिक हो, प्रत्येक गन्ने का भार वजन अधिक रहे, मध्यम से उच्च सुक्रोज हो, ठीक है, कम से ज़्यादा सुक्रोज हो। पादप प्रजनन की उपलब्धियां बताइए, ठीक है। अगले वीडियो में देखेंगे इसके उद्देश्य को। अगला पादप प्रजनन की उपलब्धि बताइए। तो पादप प्रजनन की क्या उपलब्धि है, तो पादप प्रजनन के द्वारा जंगली पौधों को कृषि योग्य बनाया गया। सबसे बड़ी उपलब्धि है भारतीय गन्ने का नोबलीकरण, उपज में लगातार वृद्धि हुई। सन 1952 से 1997 तक भारत में गेहूं की उपज 6.6 से बढ़कर 27.1 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हो गया, ठीक है। सन 1992-97 भारत में जो गेहूं की उपज थी वह प्रति हेक्टेयर कितना था, 6.6 कुंटल था, ठीक है, जो बढ़कर 1997 तक 27.1 कुंटल प्रति हेक्टेयर हो गया। अगला उच्च उपज देने वाली अर्धभौनिक किस्मों का विकास किया गया। गेहूं की सेमी ड्वार्फ वैरायटी को डॉक्टर एनी बॉरलॉग द्वारा एवं उनके साथियों ने ड्वार्फिंग जीन के स्रोत के रूप में जापानी ज्योति नोरिन 10 को प्रयोग किया था, ठीक है। आगे देखेंगे सिलेक्शन क्या होता है। तो सिलेक्शन एक यह देख लीजिए, उसके बाद मैं एक और सिलेक्शन बताऊंगा। तो किसी पादप की समष्टि में विभिन्न जीन प्रारूप की जनन दर भिन्न भिन्न होती है, जिसमें विविधतापूर्ण समष्टि का निर्माण होता है। इस विविधतापूर्ण समष्टि से उत्कृष्ट लक्षणों वाले पौधों को छांटकर अलग करना तथा उनकी बीजों से अगली पीढ़ी उगाने की प्रक्रिया को ही वर्णन कहते हैं, ठीक है। यह तो हो गया सिलेक्शन। आगे मैं सिलेक्शन बताता हूँ। तो सिलेक्शन क्या होता है, ठीक है। तो आप लोग लिखेंगे वेरिएशन की वेरिएशन की अनुपस्थिति में, ठीक है, वेरिएशन की अनुपस्थिति में सिलेक्शन नहीं हो सकता। सिलेक्शन तभी होगा जब वेरिएशन होगा, ठीक है। सिलेक्शन तभी होगा जब वेरिएशन होगा, जब वेरिएशन नहीं होगा तो वहाँ पर सिलेक्शन संभव नहीं है, ठीक है। अर्थात बिना वेरिएशन के सिलेक्शन संभव नहीं है। यहाँ पर भी आप लोग देखेंगे कि बोला गया है कि विविधतापूर्ण समष्टि मतलब जो झुंड है उसमें कुछ अच्छे लक्षण वाले होंगे, कुछ खराब लक्षण वाले होंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया, वेरिएशन पाया गया। यदि वेरिएशन नहीं होगा तो वहाँ पर सिलेक्शन संभव नहीं है, और सिलेक्शन तभी होगा जब वेरिएशन होगा, ठीक है। ये दो प्रकार के होता है प्योर लाइन सिलेक्शन, एक होता है मास सिलेक्शन। प्योर लाइन सिलेक्शन होता है जब जो पादपों का झुंड होता है उसमें से उत्कृष्ट लक्षण वाले पौधों को छांट लिया जाता है, उनका सिलेक्शन कर लिया जाता है, तो उनको एकत्रित करके अलग अलग एकत्रित करते हैं उनकी बीजों को। तो ऐसे एकत्र बीजों से एकल पादप संतति को उगाते हैं, तो इस प्रक्रिया को प्योर लाइन सिलेक्शन कहते हैं। और दूसरा था मास सिलेक्शन। तो जब समष्टि में से उत्कृष्ट लक्षण वाले एक समान पौधे का वर्ण किया जाता है तो इनकी बीजों को एक साथ मिला लिया जाता है, और इस विधि को ही मास सिलेक्शन किया जाता है, ठीक है। जब बीजों को अलग अलग करके एकल पादप संतति उगाया जाएगा तो उसको बोलेंगे प्योर लाइन सिलेक्शन। जब ये कहीं मिला दिया था तो उसको बोलेंगे मास सिलेक्शन, ठीक है।
तो यह था आप लोगों का कुल क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन मैंने बताया। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। 50 लाइक का टारगेट पूरा होगा भाई, तभी आप लोगों के लिए अगला जो वीडियो है वह आएगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग 50 लाइक कर दीजिएगा। हम भी नहीं चाहते कि आप लोगों का एग्जाम अच्छा ना जाए, ठीक है, इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ ले सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।